सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, 26 मार्च के लिए ये कहा गया कि मरीम नवाज़ नैब में पेश होंगी और कारकुनान, रहनुमाओं और PDM की क़यादत के साथ वो जाएंगी, लेकिन उससे पहले मरीम नवाज़ साहिबा ने अपनी ज़मानत करवा ली है। तो अब इस मामले पर कुछ खबरें ये सामने आ रही हैं कि ये फैसला उन्होंने खुद कर लिया है या ये पार्टी का फैसला था। लेकिन ये खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि पार्टी के कुछ रहनुमा इस बात पर नाराज़ थे कि उन्होंने ज़मानत क्यों करवाई है। तो ये सारा मोमेंटम, सारी चीज़ें वो अब दम तोड़ जाएंगी। लेकिन बहरहाल कानूनी रास्ता उन्होंने इख्तियार कर लिया है। अब इसके बाद भी क्या वो पूरी की पूरी क़यादत के रहनुमाओं के साथ ही जाएंगी जब उन्होंने ज़मानत कबल गिरफ्तारी करवा ली है? तो क्या अब मामला पाकिस्तान मुस्लिम नून के जो एग्रेसिवनेस नैब के हवाले से नज़र आ रही थी वो होगी या वो कहीं दम तोड़ती हुई नज़र आ रही है? लेकिन दूसरी जानिब PDM के मामलात में, इख्तलाफात में अब कहा जा रहा है कि कुछ ठंडक आना शुरू हो गई है। वो जो गर्मा गर्मी थी अब कुछ ठहराव आना शुरू हो गया है, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान मुतहर्रिक हुए हैं और तमाम तर बयानात देने से दोनों जमातों की लीडरान को मना भी कर दिया गया है। लेकिन अभी कुछ मामलात बाकी हैं। जो असल इशू हैं वो है कि इस्तीफ़ों का मसला और दूसरा सेनेट में अपोजिशन लीडर के हवाले से मामलात का तय हुए हैं या नहीं। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ आज मेहमान मौजूद हैं। राना अरशद साहब पाकिस्तान मुस्लिम नून के रहनुमा मौजूद हैं। राना साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा और मेंबर सूबाई असम्बली उज़्मा कारदार साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। उज़्मा कारदार साहिबा, आपका भी बहुत शुक्रिया। राना अरशद साहब, ये मरीम नवाज़ साहिबा ने तो अदालत से रुजू कर लिया, कानूनी रास्ता अपना लिया। जब कानूनी रास्ता अपना लिया है तो फिर अब सियासी तौर पर एक पूरी रैली निकाल कर नैब जाने का कोई रह गया है अभी कोई उसूली फैसला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुदस्सर इकबाल साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। हमने तो हमेशा कानून की पासदारी भी की है और कानून पर अमल भी किया है, और जब जब जो अदालतों के अहकामात आए हैं उन पर अमल किया है। अब क्योंकि नैब हुकूमत गठजोड़ जो है ये एक बड़ी वाज़े हकीकत क्लियर हो चुकी है, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजेस और हाई कोर्ट के जजेस जो हैं वो अपना डायरेक्शन या इंस्ट्रक्शन या कमेंट्स दे चुके हैं कि नैब की तारीफ नैब के चेयरमैन के अलावा कोई नहीं करता, और मुल्क की तरक्की का बेड़ा गर्क करने में इस अदारे का, आप ब्राडशीट को ही देख लें, वो 15 लाख डॉलर किसने दिए, कहाँ से आए, कौन जिम्मेदार है? 8 अरब जो अब दिए गए हैं कौमी खजाने से, वो उसका कौन जिम्मेदार है? इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि ये वही केसेस हैं जिसमें मरियम बीबी 6 माह गिरफ्तार रही, उनको ऑनरेबल हाई कोर्ट की जजेस ने बेल दी, और ये पिछले हफ्ते हाई कोर्ट पहुंच गया, और हाई कोर्ट में जब ऑनरेबल जजेस ने पूछा कि आप मरियम बेबी की बेल क्यों कैंसिल करवाना चाहते हैं, तो कहा कि और आपने इतनी लेट क्यों किया? कहते मरियम बीबी ज़िमनी इलेक्शन में बिजी थी, पार्टी मीटिंग में बिजी थी। ये देखें इनका तजाद, ये कहते कुछ है करते कुछ है। और 26 को जबकि हमने जो PDM का मैं समझता हूँ एहतजाज था, उसकी डेट थी, तो उसी डेट को उन्होंने रखा जब कोर्ट ने डायरेक्शन दे दी। सर, एहतजाज तो आपने खुद ही खत्म कर लिया ना, गिरफ्तार नहीं करना, खत्म कर तो लिया, दोबारा नया इल्ज़ाम लगाकर मैं समझता हूँ ये हुकूमती बदनीति है। मरियम बीबी ने, हमारी जो लीगल वकला की टीम है और पार्टी की आला लीडरशिप ने बैठकर ये फैसला किया है कि हमने हाई कोर्ट जाना है, और उसके में हमें 12 अप्रैल तक जो रिलीज मिला है, हम कोर्ट में भी जाएंगे, हम नैब ऑफिस में भी जाएंगे, और पार्टी की तरफ से कोई डायरेक्शन नहीं, कारकुन खुद आएंगे और कारकुन अपनी। राना साहब, मेरा एक सवाल है यहाँ पर, और ये कोई फैसला हुआ था पार्टी इजलास में कि जमानत कबल गिरफ्तारी नहीं करवाई जाएगी? ऐसी कोई बात हुई थी आपके पार्टी इजलास के अंदर या नहीं? मैं अर्ज करना चाहता हूं, हमारी मीटिंग्स कल भी हुई हैं, परसों भी हुई हैं। अच्छा। ऐसी कोई बात नहीं। जब 77 साल हिस्ट्री और फिर 30 अक्टूबर 99 से लेकर नैब की हिस्ट्री में पहली दफा नैब के इलाके और दफ्तर को रेड जोन डिक्लेयर किया जाएगा,
तो इसमें कोई छुपी हुई है? सर पिछली बार पत्थर बरामद होंगे तो रेड जोन तो हो जाएगा ना। हमने पत्थर अगर आपकी गाड़ियों से होंगे, इल्जाम तो नैब की जानिब से कहा गया आप लोगों ने पथराव किया, नैब ने तो यही कहा और उसके बाद मुकदमात भी दर्ज हुए। पथराव रेड जोन तो होगा। पथराव नैब के दफ्तर में जो पीटीआई टाइगर थे उन्होंने किया था। अच्छा। हमने ना किया। और यह भी मुदस्सिर इकबाल साहब, आपकी अदालत में यह फैसला छोड़े देता हूं कि मरियम बीबी की बुलेट प्रूफ पर हमला किसने किया। ये मेरे पे फैसला ना छोड़े राणा साहब, मेरे पे फैसला ना छोड़े। मैं तो बड़ा एक सादा आदमी हूँ, बुलेट प्रूफ गाड़ी तो हमने दूर से नहीं देखी, तो पत्थर से बुलेट प्रूफ गाड़ी शीशा टूट जाए ये बड़ा हैरानकुन था मेरे लिए। ये फौरन उस कंपनी को सू करना चाहिए कि जिसके शीशे जो हैं वो पत्थर से टूट जाए या बुलेट प्रूफ पे बुलेट लग जाए। तो ये कोई बॉम्ब मारा होगा उस्मा कारदार साहिबा की टाइगर्स ने। चले मुझे जवाब जान लेने दें उस्मा कारदार साहिबा से। उस्मा कारदार साहिबा, अब मरियम नवाज साहिबा की जमानत हो गई है, बहरहाल वो जमानत कब्ल गिरफ्तारी का मामला है, नैब ने कह दिया वो नैब का मसला है। वो उन्होंने अभी कुछ ही देर पहले खबर हमने दी है कि हाई कोर्ट से उन्होंने कहा है कि मरियम नवाज साहिबा अकेले तशरीफ़ लाएं, उनको बुलाया हुआ है 2 केसेस के अंदर, वो अकेले हैं, वो अकेले जाते नहीं जाते। अब आपकी हुकूमत की जिम्मेदारी है सिक्योरिटी फराहम करना, नैब को रेड जोन करार देना, आपकी वजारत दाखिला का ये मामला है। तो अब क्या आप भी तैयार हैं अपने टाइगर्स वगैरह को, जैसे इल्ज़ाम लगाया कि आप लोगों ने पथराव किया था, आप लोगों के टाइगर्स फिर पत्थर शत्थर लेकर वहां मरियम नवाज साहिबा पर अटैक करने के लिए आएंगे क्या? मुदस्सिर, बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया। देखिए पूरी दुनिया ने देखा, आप अपनी कैमरे की जो फुटेज है निकाल के पिछली पेशी की इनकी दिखा दें कि क्या मामला हुआ था। सबके सामने है किस तरह से ये गाड़ियों में पत्थर भर भर के लेके गए। ये इनकी लीडरशिप का पुराना है। इन्होंने जब अपने एहसासे छुपाने होते हैं, अपने आप को एहतसाब से बचाना होता है, तो ये अपनी पार्टी कारकुनों को इस्तेमाल करते हैं। इन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट में भी हमला करने से गुरेजा इन्होंने नहीं किया था। और आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट पे जो हमला है वो भी इन्हीं की पार्टी का तुर्रा है। तो अब मुझे आप ये बताएं कि हमारी जो हुकूमत है, पंजाब हुकूमत जो है, हम तो इदारों की जो इज़्ज़त और तकरीम में बिलीव करते हैं, इनकी जो हिफाजत है और इनको महफूज रखना वो भी हमारे फ़राइज़ में शामिल है। और जिस तरह से इन्होंने नैब के ऊपर जो प्रेशर डाला और जो उनकी जो जान और माल किसी की महफूज नहीं थी नैब के इदारे में, तो ये हम बिल्कुल इसकी इजाज़त नहीं दे सकते हैं, जिसकी वजह से इसको रेड जोन डिक्लेयर किया गया, जिसकी वजह से हमने रेंजर्स से हेल्प मांगी। और अब हम कोर्ट को भी कल हम रिक्वेस्ट की है कि मरियम नवाज़ अकेली आए। भाई आप मुझे ये बताएं कि पूरे मोहल्ले को साथ आप क्यों लाना चाहते हैं? आप इस इंतशार फैलाने की खातिर, वो तो इज़हार यकजहती के लिए अपने लीडर के साथ आ रहे हैं ना जी। तो जब इनकी जो इज़हार यकजहती है वो सारों ने देख ली है, वो पिछली दफ़ा हमें उसका मुजाहरा मिल गया था। अब हम वो इज़हार यकजहती जो है ना वो काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि कानून को अगर ये ठेस पहुंचाएंगे, इदारों को ये नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, तो कानून तो हरकत में आएगा। और जिस तरीके से ये आ रहे हैं, मुझे नहीं मालूम कि समझते हैं कि शायद इनका केस चेंज हो जाएगा या इनको कोई राह फरार मिल जाएगी या ये प्रेशर कोर्ट्स पे डाल लेंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये एक अच्छी रिवायत है कि अबूरी ज़मानत ली है मरियम नवाज़ ने, और उनको इसी तरीके से चलना चाहिए। अगर वो कानूनी चाराई के साथ आगे चलेंगी तो उनके लिए बेहतर होगा और बाकी लोगों के लिए भी सबके लिए बेहतर होगा। इसलिए चाहिए कि ये इज़्ज़त करें, कानून के मुताबिक चलें और कारकुनों को इसमें उलझवाने की और उनको गलत तरीके पे गुमराह करने की कतन इनको कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका फिर जो नतायज आएंगे उनकी जिम्मेदारी इन्हीं लोगों के लीडरान पे होगी। अब देखना यह है कि ये फिर लीडरान के साथ, कारकुनान के साथ, रहनुमाओं के साथ जाते हैं। 26 मार्च को लॉन्ग मार्च था राना साहब, वो लॉन्ग मार्च तो आपने अब बदल दिया कि वो नैब मार्च हो जाएगा, कि लाहौर वहाँ से निकल के मॉल टाउन से या रायवंड से जहाँ से भी मोहतरमा मरियम नवाज साहबा निकलेंगी, तो वो नैब ऑफिस जब जाएंगी तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साथ होगी? पीडीएम की बाकी जमातें तो साथ हो हैं। मुदस्सिर साहब,
गुजारे ये है क्योंकि ये केसेस हर पार्टी की लीडरशिप जब जाती है तो उस पार्टी के ही कारकुन आते हैं। और क्योंकि जब 3 दिन पहले फजलुर रहमान साहब आए थे जाती उमरा, तो उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया था कि हम पीडीएम के कारकुन और लीडर भी आएंगे। तो क्योंकि पार्टी पीडीएम का हिस्सा है और उसमें अभी मैं समझता हूं कि मैं टोटल उस पर कमेंट्स नहीं दे सकता। सर मरियम नवाज साहिबा ने कहा है, आना चाहे तो सर मरियम नवाज साहिबा ने फरमाया था आज कि पीपी नायब ऑफिस आज जाने से पीडीएम में इख्तिलाफात का जो एक तासुर है वो ज़ायल हो जाएगा। मुझे कमर ज़मान कायरा साहब ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब के सदर हैं, उन्होंने ज्वाइन किया है। कायरा साहब बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। ये इख्तिलाफात के हवाले से बहुत बातें हुई, कुछ बयानात भी हो गए, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान ने सुना है कि आज रब्ता किया है जरदारी साहब से और नवाज शरीफ साहब से कि किसी किस्म के भी बयानात जो हैं वो लीडर्स को रोक दिया जाए कि ना दिए जाएँ। सर एक तो मैं इस बात की तस्दीक आपसे चाहूँगा, दूसरा कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी 26 को साहिबा के साथ जा रही है नैब ऑफिस से सारे यकजहती के लिए? इस बारे में आपकी फैसला पार्टी करके थोड़ी देर में इंशाल्लाह हम आपके साथ शेयर करेंगे। सही। और ये एक अच्छा अमल है बुनियादी तौर पे, ये बुनियादी तौर पर अच्छा फैसला है। लेकिन ये क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब और मरियम नवाज शरीफ साहबा की मुलाकात के बाद प्रेस टॉक के जरिए हमारे तक आया, लिहाजा इस पे जमातों के अंदर कोई डिस्कशन नहीं हुई। लेकिन ये एक अच्छा इक़दाम है, हम इसको करते हैं और इसके अंदर इसका फैसला जो है वो थोड़ी देर में शाम से पहले आपको हम इंशाल्लाह सुनाएंगे और होपफुली पीपल्स पार्टी इसमें शामिल होगी क्योंकि ये एक मुनासिब इक़दाम है। लेकिन ये सारी जमातों की बहरहाल कंसल्टेशन अपनी जगह ज़रूरी होती है। अच्छा कायरा साहब, अब कुछ बयानबाजी सामने आई है, लेकिन उसके बाद जो है वो कुछ ट्वीट्स भी, नामुनासिब किस्म के ट्वीट्स भी जो हम कहें कि मेंबर असम्बलीज़ की जानिब से भी आए, तो क्या अब क्या क़यादत ने दोनों जानिब सीज़ फायर के अहकामात दे दिए हैं कि इस किस्म की ना कोई बात की जाए ना कोई सोशल मीडिया को स्टेटस भी सामने आए? जी, हमारी क़यादत ने भी ये कहा और इससे पहले भी जो ट्वीट्स या बयानात आए वो पीपल्स पार्टी की तरफ से इनिशिएटेड नहीं है। कुछ ट्वीट्स या कुछ बयानात के जवाब में हमारे दोस्तों ने कुछ बयान दिए, उसको भी क़यादत ने रोक दिया। और मैंने तो बहुत दिनों से पहले बयान के बाद से कहना शुरू किया था, बल्कि उससे पहले कहना शुरू किया था कि पीडीएम की क़यादत को और हमारे जो जिम्मेदारान उनको ये चाहिए कि वो मीटिंगों के अंदर होने वाली गुफ्तगू जो है वो मीटिंगों में करें। वो मीडिया के जरिए, मैं किसी को पैगाम रसानी करूं ना कोई मुझे पैगाम रसानी करे, क्योंकि मीडिया के जरिए मीटिंग से प्रायर होने वाली गुफ्तगू या प्री कंडीशन लगा देने वाली गुफ्तगू वो नुकसान का बायस होती है। उस पर फिर मुख्तलिफ तरह के सवाल उठा के जब मीडिया खड़ा करता है तो वो इबहम पैदा करता है, उससे तनाव पैदा होता है। तो बेहतर ये है कि हम जो मीटिंगों के अंदर बातें होने वाली है वो वहाँ करें और वहाँ के होने वाले फैसले जो हैं उसके ऊपर हम मीडिया में बात करें तो ज़्यादा मुनासिब रहेगा। अच्छा कायरा साहब, सबसे अहम मामला मार्च, क्योंकि 26 मार्च देखा जा रहा था लॉन्ग मार्च का आगाज़ होगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा उनकी तो तैयारी भी मुकम्मल थी, लेकिन फिर इस्तीफ़ों के मामले पर इख्तलाफ आया। अब आपकी जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसमें ये फैसला होना है कि इस्तीफ़े होंगे नहीं होंगे, क्या तरीक़ाकार होगा। तो क्या फिर ये लॉन्ग मार्च और फिर हुकूमत के ख़ात्मे की जो तहरीक है ये तो फिर अब इसका मतलब है बहुत तूल पकड़गी, क्योंकि आगे रमज़ान मुबारक है, फिर ईद का है, फिर सख्त गर्म मौसम है आगे, तो फिर क्या अब सोचा जा रहा है इस बारे में जो एक फ़ैसला था कि इस हुकूमत को घर भेजा जाए? देखिए, हुकूमत को घर भेजा जाएगा, उसमें कोई दूसरी राय नहीं है, उसके लिए हम कोशां हैं, कोई दूसरी राय नहीं है। एक जमात या मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ कुछ जमातों का ये राय आई कि हमें इस्तीफे देने चाहिए मार्च के बाद, मार्च में जाएं लेकिन इस्तीफे दे के वहाँ से फारिग हों। लिहाजा उसके ऊपर पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ जो था वो इससे मुख्तलिफ था, क्योंकि हम इस्तीफों से तो इनकार नहीं कर रहे, लेकिन हमारा ये ख्याल मुनासिब वक्त नहीं है और उससे पहले हमें अदम एतमाद की तहरीक में जाना चाहिए। इस पर जब बाकी जमातों का इसरार आया तो हमने टाइम लिया है और अब पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव 4 तारीख को होने जा रही है। ये शायद पहले भी हो जाती, लेकिन क्योंकि हम हर साल भुट्टो शहीद की बरसी पे सीईसी करते हैं, एक सीईसी अब हो और फिर 4-6 दिन बाद दोबारा हो, तो लोगों को क्योंकि मुल्क भर से उसमें शामिल होना होता है तो ये एक डिफिकल्ट एक्सरसाइज होती है। इसलिए मुनासिब समझा गया
कि ये 4 तारीख को जो APC होगी तो जो है डिस्कस किया जाए। सही। अच्छा कायरा साहब, एक चीज़ अपोजिशन लीडर के हवाले से सेनेट में क्या आज जो खबरें सामने आ रही थी मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से, उनको कोट करके कि उनका जरदारी साहब से रब्ता, उन्होंने कहा कि नून लीग का ही अपोजिशन लीडर होना चाहिए। क्या सर ऐसी ही बात हुई है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपोजिशन लीडर अपना नहीं लाएगी सेनेट में? मौलाना फजलुर रहमान साहब की जरदारी साहब से जो गुफ्तगू हुई है उसका बारे में मुझे नहीं पता। जरदारी साहब के कोई तर्जुमान इस पे बात बता सकते हैं या पार्टी के तर्जुमान, क्योंकि मेरे साथ जरदारी साहब की इस मौजूद पे कोई गुफ्तगू हुई नहीं है। ठीक, बहुत शुक्रिया। कायरा साहब हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब के सदर। और अब देखना यह है कि 26 मार्च के हवाले से भी कोई फैसला अभी नहीं हुआ कि वो मरीम नवाज साहिबा के साथ जाएंगे, क्योंकि पंजाब में ये मामला है और पंजाब के सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वो ये कह रहे हैं। तो इसका मतलब है राना साहब कि चीज़ें थोड़ी कदरे मुख्तलिफ हैं। अभी वो जो साथ थे मरीम साहिबा के बिलावल साहब, वो अब साथ उस तरह से नहीं है। ये इन सारे इख्तलाफात और इन सारे मामलात की वजूहात सबसे एक बुनियादी नुक्ता है और वो है इस्तीफ़ों का मामला। जब इस्तीफ़ों के मामले पे नुक्ते पे आप अलग हो गए हैं तो फिर आगे किस तरह से चल पाएंगे? मुदस्सर साहब, इसमें मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, अगर आप थोड़ी सी हिस्ट्री भी देखेंगे तो पीपल पार्टी का जो इख्तिलाफ राय था इस्तीफ़ों पर, ये बात नहीं कि सिर्फ आज उसी मीटिंग में ये बात तय हुई है, और इसमें यह था कि ये तय किया जाएगा। पीपल पार्टी का तो मैं समझता हूँ कि जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो बड़ा क्लियर था कि अभी वक्त और मौके पर इस ऑप्शन को इस्तेमाल किया जाएगा। इशू ये है कि वो जो थोड़ी सी गुफ्तगू हुई वो किसी तरफ से लीक हो गई, जो मैं समझता हूँ कि उसमें किसी का भी कसूर शायद ना हो, लेकिन मैं समझता हूँ कि PDM का पीपल पार्टी हिस्सा है और इख्तिलाफ राय होता है, पहले भी होता था। अभी तो हमने ये नवंबर 15 में पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने हमने गिलगित में एक दूसरे के अगेंस्ट इलेक्शन कंटेस्ट किए हैं। सही है। हम आपस में इस 25 जुलाई 2018 को जो ये हमारे ऊपर मुल्क के ऊपर कोविड नाजल हुआ, इस पे के खिलाफ आवाम और महंगाई, बेरोजगारी, ये देखना 7 रुपए 5 रुपए 65 पैसे के नाम पर बिजली 7 रुपए यूनिट महंगी कर दी गई है और कोई पूछने वाला नहीं। पूरी दुनिया में मैं करूंगा, पूरी दुनिया में कोविड की वैक्सीनेशन फ्री आवाम को दी जा रही है। ये वाहिद मुल्क है बादशाह सलामत का जिन्होंने 1 रुपया भी कौमी खजाने से गरीबों के लिए कोविड की वैक्सीनेशन के लिए इस्तेमाल नहीं किया। हाँ, नया हेलीकॉप्टर पुराने बुजदार को लेके दे रहे हैं, राना साहब थोड़ी सी मालूमात में आपके गाड़ियां लेके दे रहे हैं। में भी फ्री होगी, पाकिस्तान में भी फ्री होगी, ये थोड़ा सा इसमें नहीं, मेरी भी अर्ज सुन लेना सर, मेरी भी अर्ज मुदस्सर साहब, सर आप इख्तिलाफ कर सकते हैं, जो कीमत मार्केट में आ चुकी है, देखना 8,000 रुपए है और डबल जो 16 वैक्सीनेशन, सर ये बिल्कुल वैसे ही सर। राना साहब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मेरी बात को मुकम्मल हो लेने दें सर। इसको भी अंडरस्टैंड करते हुए मुझे भी कल का एक वक्त लगा है, मैंने भी ये उसके बाद मेरे अंडरस्टैंडिंग की है। उसके बाद ये चीज़ें हैं कि जिस तरह से आज हिफाजती टीके लगने के लिए फ्री में वैक्सीनेशन होती है, लेकिन कुछ लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके हज़ारों रुपए में वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। इसी तरह मरहलावार जो पहले पैरामेडिक्स, मेडिकल स्टाफ, उसके बाद 60 साल, उसके बाद 55 साल, उसके बाद होगा। हमें तो चाइना गिफ्ट कर रहा है, हमें तो चाइना सही कह रहे हैं, हमें तो ये वैक्सीनेशन चाइना गिफ्ट कर रहा है। तो गवर्नमेंट कहां पे है? सही, मैं उस जैसे हमने डेंगू पर कंट्रोल किया, शहबाज शरीफ ने कंट्रोल किया, नवाज शरीफ ने, आज गवर्नमेंट कहां पे खड़ी है? इनको आवाम को फौरी तौर पर रिलीफ देना। उस्मा कारदार साहब आपकी गवर्नमेंट कहां खड़ी है? पहले उस्मा कारदार साहब आपकी गवर्नमेंट कहां खड़ी है? ना महंगाई को कंट्रोल है और अब आप वैक्सीन भी बेच रहे हैं कंपनियों को खुलेआम। वो कह रहे हैं, आप पर इल्जाम हो रहा है कि जनाब इजाजत दे दी है, जो मर्जी आए और आवाम को 10-10 हज़ार की वैक्सीन लगाए। मुदस्सर देखें, इनको ये बात हजम नहीं हो रही है कि जो भी जाता है एक्सपो सेंटर या जो भी वैक्सीनेशन सेंटर्स जो हमारी हुकूमत ने सेटअप किए हैं, उनकी वो इतनी तारीफ़ें सोशल मीडिया पे आके करते हैं कि इनको ये खौफ आना शुरू हो गया कि ओहो ये तो लोग हुकूमत की बड़ी तारीफ़ें कर रहे हैं। आपको पता है कि 8 से 9 लाख तक लोगों को फ्री वैक्सीन लग चुकी है और हमें वाकई चाइना ने ये जो गिफ्ट की थी, लेकिन इनको ये भी पता होना चाहिए कि वो SOPs के मुताबिक पहले हेल्थ वर्कर्स, पैरामेडिक्स, 60 साल से अबव जो लोग हैं उनके लिए है, उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता बाकी लोगों तक ये पहुंचेगी। लेकिन जो लोग इन कैटेगरीज में नहीं आते
उनके लिए जो प्राइवेटली इंपोर्ट की गई है वैक्सीन, तो उनकी मर्जी है कि वो आउट ऑफ टर्न अगर अपने आप को लगवाना चाहें तो एक ऑप्शन उनके पास होनी चाहिए, और वो हुकूमत ने उनको प्रोवाइड की है। बाकी जो हुकूमत अपने SOPs के मुताबिक सारी वैक्सीन है वो सारी फ्री है, सारी फ्री है, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बेहतरीन तरीके से ये हमारे जो सबको लगाई जा रही है। दूसरे में थोड़ा सा मुझे प्लीज मौका दें, आपने बहुत सारी बातें कर ली हैं PDM के हवाले से। देखिए, ये इनका जो अपोजिशन का जो इत्तेहाद था, ये निहायत गैर फितरी इत्तेहाद था। 11 जमातें का ये मंत्रा हर वक्त पढ़ते हैं। 5 तो ऐसी जमातें जिनका वजूद ही कोई नहीं है असेंबलियों में। अब पीपल्स पार्टी और नून लीग का इनकी जो बेसिक इनकी जो आइडियोलॉजी है वो बिल्कुल फ़र्क है। पीपल्स पार्टी इन हाउस चेंज में बिलीव करती है, ये लोग इस्तीफों की सियासत कर रहे हैं। अब इन लोगों का आपस में राहें इसलिए जुदा हो गई क्योंकि इन्होंने जो बातें तय की थी वो आपके जो महात्मा इनके जो बैठे हुए हैं लंदन में, जो हुकूमत तो यहाँ पे करके गए लेकिन अब उनकी इलाज वहीं पे हो रहा है, उन्होंने हर चीज़ को बुलडोज कर दिया। उन्होंने कहा जी मैं तो नहीं मानूंगा और ना ही मेरी पार्टी मानेगी, और फिर जिस तरह से लीक हुई उस मीटिंग में से बातें, सब शराजा इनका बिखर गया। अब उसका जो हमें ये जो आपस में इमेच्योर इनकी बिलावल की और मरियम की जो पॉलिटिक्स है, उससे ये इत्तेहाद को जो रही सही जो कसर है वो भी फारिग हो गए, क्योंकि इन्होंने एक दूसरे के खिलाफ खूब जुमलेबाजी की। फिर वो इनके आगे से सोशल मीडिया पे वही ट्रेंड जो है वो जो इनकी जो फैमिली है वो सिलेक्टेड है, उसने कहा जी लड़काना वाली सिलेक्टेड है। और आखिर में जो सबसे ज़्यादा जो खुल के सामने बात आई वो ये थी कि सेनेट में अपोजिशन लीडर कौन होगा। अगर कोई इत्तेहाद होता तो ये मिलके फैसला करते ना। उन्होंने अपना खड़ा कर लिया, पीपल्स पार्टी ने, नून लीग ने अपना खड़ा कर दिया। मौलाना हवा में लटके हुए। अब मौलाना जो है उनको समझ नहीं आ रही कि उन्होंने करना क्या है, तो कभी वो जाके जरदारी को अपील करते हैं, कभी वो जाके नवाज शरीफ को अपील करते हैं, कोई उनकी बात सुनता नहीं। अभी तो मौलाना साहब के साथ वैसे भी हैंड किया हुआ है कि गफूर हैदरी साहब के 7 वोट जो हैं वो कहीं गायब हुए हैं, वो आज तक नहीं मिल पाए हैं। गिलानी साहब के वोटों का तो फैसला अदालत करेगी। अब आपके सामने गफूर हैदरी साहब के साथ किसने किया है वो भी बहरहाल कहीं ना कहीं बातें मौलाना साहब में भी छुपा ली हैं। गिला उनका बनता था खुलकर PDM की दोनों बड़ी जमातों से, लेकिन उन्होंने खुलकर गिला किया नहीं। पीपल्स पार्टी ने इस्तीफे नहीं देने। मुझे राना साहब और उस्मा कारदा साहब, मुझे एक छोटे ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर यहीं से कंटिन्यू करेंगे जी। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। कुछ डेवलपमेंट के काम बहरहाल अभी वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब बता रहे थे, और कुछ मुख्तलिफ डिवीजन्स जो हैं और पंजाब के 36 अजला में वो अब शुरू होंगे। पिछले 2.5 साल में तो डेवलपमेंट नहीं हो रही थी, ना कोई काम हो रहा था, क्योंकि ये कहा जा रहा था डेवलपमेंट की मद में फंड्स ही नहीं हैं, बजट नहीं है, और अब इन कामों का आगाज़ करने की बात हो रही है। अब देख रहे हैं कि जून के बजट के बाद ये मामलात आगे बढ़ेंगे या उससे पहले ही कहीं से कोई फ़ंड हैं पंजाब के पास तो वो कर सकती है। लेकिन चलें, गुजरांवाला डिवीज़न के हवाले से हो रहा है, तो राना अशरफ साहब, गुजरांवाला डिवीज़न जहां आप सबसे ज़्यादा आपकी पावर थी, जहां से आप लोगों ने इलेक्शन जीता है, वहां के लिए वो काम हो रहा है, कुछ काम तो हो रहा है। तो अब आप ये कहें कि जी हुकूमत काम नहीं कर रही है, वक्त लगा है, वो कह रहे हैं कि 70 साल का, फिर आप लोगों के कर्जों का बोझ उतारने के बाद अब वो कुछ काम करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। मुदस्सर साहब, कहाँ पे काम हो रहा है? 2.25 साल हो गए। ये हमारे ज़िला शेखपुरा में पहले थे, आज गए हुए थे माशाल्लाह हमारे पुराने टिकट होल्डर उस्मान बुज़दार साहब। हाँ, काम हुआ जब उस्मान बुज़दार जून 2018 तक मुस्लिम लीग नून का हिस्सा थे, तो इनके ज़िले में भी मियां नवाशी साहब ने मेडिकल कॉलेज बनाया, इनके ज़िले में भी फार्म टू मार्केट रोड बनाए, इनके ज़िले में भी उनके घर में तो आपने बिजली नहीं दी, जिस पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि उनके घर तक बिजली नहीं है। सर भाई, मुझे आधा मिनट दे प्लीज, मुझे आधा मिनट दे। आज जो हमारे पुराने मनसूबे थे पूरे पंजाब और पूरे पाकिस्तान में, उनको इन्होंने रोका हुआ था। जो ऑन गोइंग मनसूबे हैं जो कानूनी तौर पर मुकम्मल होने थे, मेरे हल्का शाहकोट ननकाना साहब में वो मनसूबे जो 2018 में मुकम्मल होने थे, इन्होंने उसके फंड रोके और आज तक मुकम्मल नहीं हुए। 3 साल हो गए। हाँ, इस्तेमाल किया। मेरे ज़िला ननकाना वार बटन में लेबर कॉलोनी हमने 2017 में मुकम्मल की,
और उसका इफ्ताह माशाल्लाह बादशाह सलामत ये उस्मान बुज़दार ने 2019 में जाकर किया। ये है तरीका। जैसे मालाकांड यूनिवर्सिटी जो 2015 में मियां नवाज साहब के हुक्म पर एहसन इकबाल साहब ने मुकम्मल की थी और उसका थोड़ा सा काम रहता था जिस पर इमरान खान साहब गए हुए थे पिछले हफ्ते। ये है तरीक़ेकार। मैं समझता हूं ये पाकिस्तान की आवाम के साथ ज्यादती है। फिर मैं अर्ज करूंगा जो मंसूबे मुकम्मल हुए उस्मा कारदार साहब आप तख्तियां लगा रहे हैं। मैं उस्मा साहब से जवाब जान लेना। राना साहब ये एक माफिया है, हो गया, ये माफिया सही हो गया। उस्मा कारदार साहब आप तख्तियां लगा रहे हैं 18 में हमारा नवाज शरीफ साहब के मंसूबों पर। राना साहब जवाब तो जान ले। 19-20 का 337 अरब कर दिया। राना साहब जवाब ले लें। तख्तियां लगा रहे हैं आप। राना साहब ने किए। तो हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं। उस्मा कारदार साहब, इल्ज़ाम हो रहा है जितने मंसूबे पिछली हुकूमत के हैं आप जाकर तख्तियां लगा लेते हैं और अपने नाम से वो मंसूबे शुरू कर रहे हैं। मुदस्सर, हाँ, की जो गुड गवर्नेंस का तो हरगिज मुकाबला कर ही नहीं सकते हैं। अच्छा। ये जब गए थे तो ये हमें तोहफा देके गए थे 50 अरब के बाउंस चेक, ठीक है। फिर 40 जो डिपार्टमेंट्स थे पंजाब हुकूमत के, उनके तमाम के लिए कितना ये फंड था? 5 अरब। और उनको खुडे लाइन लगा के उन 40 डिपार्टमेंट्स के ऊपर उनके ऊपर 56 कंपनियां बना के ये गए थे जिनमें लाखों के हिसाब से वो तनख्वाहें जा रही थी। फिर उसके अलावा इनका जो आखिरी तरक्याती बजट था, माशाल्लाह क्या बात थी, 635 अरब का इनका वो बजट था मुख्तस जो किया गया था, और यूटिलाइज कितना किया? 410 अरब। ये इनकी कारकर्दगी थी। अब हम लोग जो बात करते हैं उसको पूरा भी करते हैं। हमारा पहला तरक्याती बजट सिर्फ 295 अरब का था क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं थे और पूरा यूटिलाइज हुआ। बल्कि हमने जो इन्होंने शुरू किए हुए थे और ये बीच में जो के गए थे और जो DHQ BHQs को हम अपग्रेड हमने किया, उसके लिए हमने पैसे इस्तेमाल किए क्योंकि वो भी टैक्स पेयर के पैसे थे। हमने तो वो ऑरेंज ट्रेन को भी मुकम्मल किया, उसको भी चलाया, उसके लिए भी 30 अरब मुख्तस किए। हालांकि ये जो था एक सफ़ेद हाथी था जो ये हमारे गले पे छोड़ गए थे। अब इंशाल्लाह ताला ये जो आप देख रहे हैं ये तरक्याती फंड्स जो हैं ये हकीकतन लगेंगे पंजाब में, 36 अजला में लगेंगे और आपको ये तरक्की होती हुई नजर आएगी, कागजों पे नहीं, होती हुई नजर आएगी। जिस तरह 450 अरब का जो की जमीन वागुजार करवाई है पंजाब हुकूमत ने, इन्होंने सवाए कब्जा माफिया को जमीन देने के और किया क्या है आप मुझे ये बता देना। तो इसलिए इनकी तरक्याती का जो प्लान होता है और जो हमारा तरक्याती प्लान होता है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। हमारा जो तरक्याती का मंसूबा होता है वो अवाम की फलाह बहबूद के लिए होता है। इंसाफ हेल्थ कार्ड पूरे पंजाब में इंशाल्लाह ताला 1 साल के अंदर पूरे पंजाब, जिस तरह KP में तमाम लोगों को अब मिल चुका है वो इंसाफ हेल्थ कार्ड। और उसी तरह से हम साफ पीने का पानी आबे अथॉरिटी जो है, अभी चक झुमरा में आपने देखा कि किस तरह से वो प्लांट लगाया गया। 16 देहात को 57,000 लोगों को उसकी वजह से साफ पीने का पानी मिलेगा और 10 अरब हमने मुख्तस किए हैं। तो हम फलाई कामों के लिए हम ये पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं। सड़कों पे खास तवज्जो होगी। ये जो फार्म टू मार्केट कह रहे हैं ये हम बना रहे हैं, ये इनके कागजों में सिर्फ थी, मंसूबे तो उनके नाम के थे। अब देखना ये है कि वाकई ये वो तमाम आप देखें, आप मर्जी नाम कर दें, अगर आपने उसको मुकम्मल ही नहीं करना, आपने वो फंड्स इस्तेमाल ही नहीं करने, वो लैप्स हो जाएंगे, तो फायदा क्या? मुझे आप ये बताएं उन फंड्स का। मुदस्सर इकबाल साहब, मैं प्लीज आप जरा लिखें। जी मुदस्सर भाई, मैं राना साहब भाई मैं अर्ज करूंगा क्विकली कीजिए। फार्म टू मार्केट हर डिस्ट्रिक्ट का कोटा होता था और वो साल के अंदर मुकम्मल होता था रोड, और उसका एक बड़ा मैकेनिज्म था। ये मुझे बताएं कि 30 साल राना साहब मैं इस पे थोड़ा से मेरा ताल्लुक पंजाब से है। पहले साल का जो है सर राना साहब मेरी गुजारिश सिर्फ सुनिए सर, मेरी सिर्फ गुजारिश सुनिए। बनाकर ये हड़प कर रहे हैं। अच्छा मेरी गुजारिश सिर्फ सुन लें राना साहब, आप और उस्मा कारदार साहब, वक्त भी खत्म हो रहा है। मैं आपको हकीकतें बता देता हूं। 10 साल पंजाब में मियां शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत रही है। मेरा अपना आबाई डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा है। हाथ जोड़ के मैं कहना, कोई एक सड़क बनी हुई
शहबाज शरीफ साहब के दौरे मैं इत्थे प्रोग्राम कर सकना, मैं पंजाबी च इस वास्ते गल कर रहा, कोई नहीं बनी, मैं कोई फार्म टू मार्केट, मेरी बात सुन ले सर, मेरी बात सुन ले, बनी है, मैं सारा वोट शेयर के पे गया है, हमने 13 पे वोट, 18 में वोट, 8 में वोट, सारा शेयर को वोट गया, नहीं बनी सर। अब पीटीआई की हुकूमत है 2.5 साल सर, मेरा जिला है सर, शेखुपुरे के बारे में मैं बात नहीं कर सकता, शाहकोट के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता सर, ननकाने के बारे में मुझे पता ही नहीं है, मैं तो अपने जिले की बात कर रहा हूँ, वहां नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अब पीटीआई की हुकूमत है, हम तो अब भी इंतजार कर रहे हैं कि शायद वहां कोई सड़क बन जाए, 3 साल में कोई एक रोड़ा नहीं ईंट है, चीनी 50 रुपए किलो दी, चले सर, बिल्कुल सही हो गया। मैं हम तरक्याती बजट के हवाले से, तरक्याती कामों के हवाले से यकीनी तौर पर प्रोग्राम अगले आने वाले दिनों में करते हैं जी। राणा साहब, अब 5500 की डीएपी ठीक हो गया राणा साहब, बहुत शुक्रिया, उस्मा कारदार साहब बहुत शुक्रिया। तरक्याती बजट के नाम पर पहले भी पैसा आता रहा है, लेकिन इंतहाई माजरत के साथ पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर लाहौर, जिसमें 70% वो काम होता रहा है, पंजाब की बाकी 11 करोड़ आबादी उस तरक्याती बजट का इंतजार करती रही है। अब बड़े बड़े वादे उस्मान बुज़दार साहब भी कर रहे हैं, देखते हैं कि वो बनते हैं नहीं। एक जिले के अंदर सड़कों का मैंने आपको अहवाल बता दिया है। अपने मेहमानों को शुक्रिया अदा करते हैं, आगे बढ़ेंगे। मामला कोरोना की सूरत हाल का है, लेकिन उस कोरोना की सूरत हाल से जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव हो रहे हैं वो पाकिस्तान का ताजर तबका है, लेकिन अब कुछ नरमी भी हुई है मामलात में। क्या ये नरमी भी उनके लिए बेहतर है? और अगले आने वाले दिनों में एक जानिब कोरोना से भी लड़ना है और इस सारे महंगाई के मामलात को भी कंट्रोल करना है और अपनी सेल भी करना है। नईम मीर साहब हमारे साथ ताजिर रहनुमा मौजूद हैं। मीर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मीर साहब, ये कोरोना की सूरत हाल भी सख्त हो रही है, दोबारा से तीसरी लहर में कुछ इजाज़त भी होगी अमीर साहब के सूरत हाल बेहतर है। आगे रमज़ान मुबारक है, पूरे साल की जो है वो सेल सबसे ज़्यादा रमज़ान में और ईद की ख़रीदारी के लिए होती है। आप समझते हैं कि बेहतर सूरत हाल है इस वक्त हुकूमती इक़दामात की, या इसमें कुछ बेहतरी होनी चाहिए? और अब अमीर साहब अगर आप सुन सकते हैं तो आपको मेरे ख्याल में माइक म्यूट है, उसको आप ऑन कीजिए। जी आवाज आ रही है? जी मीर साहब जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस वक्त जो बुनियादी मसला है ना वो ये है कि ताजरों और हुकूमत माबैन जो ट्रस्ट डेफिसिट डेवलप हो चुका है ना वो बहुत ज्यादा हो चुका है। अच्छा, और इसको खत्म करने की जरूरत है ताकि मईशत जो है वो आगे चले, ताजर जो हैं वो हुकूमत के मसाइल को समझ सकें और हुकूमत ताजरों के मसाइल को समझ सके। बहुत ज़्यादा ज़रूरत इस वक्त ये है कि मिल बैठा जाए और ताजरों के साथ जो है वो मुख्तलिफ कमेटीज़, मुख्तलिफ हमारी ताजर तंजीमें मुख्तलिफ सतह पर, चाहे वो तहसील सतह है, चाहे वो ज़िला की सतह है, चाहे वो सूबाई सतह है, तो हर सतह पर जो है ये इस कोऑर्डिनेशन को बढ़ाने की अच्छी ज़रूरत है ताकि एक तरफ तो हमें कोरोना जैसी एक बड़ी वबा, बड़ी आजमाइश, बल्कि वबा नहीं कहना चाहिए, एक आजमाइश से हम दो चार हैं, वबा से भी आगे एक बात है। और इस आजमाइश से निपटने का यही एक तरीका है कि ताजर और हुकूमत सेम पेज पर हों। और दूसरी तरफ हमें मईशत को भी चलाना है, हमें अपने छोटे ताजर को महफूज रखना है, उसकी मुआशी सरगर्मियों को बहाल भी रखना है और मुल्क की मईशत को भी जो नेगेटिव ग्रोथ में चली गई है इसको पॉजिटिव ग्रोथ के अंदर लेकर आना है। क्योंकि देखें ना, इंडिया की इस वक्त ग्रोथ रेट जो है वो 11% पे है और हम जो है वो पिछले साल प्रोजेक्टेड थे कि 0.4% माइनस से हम जो है ना जी अब 1.5% पॉजिटिव में आ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा एक लम्हा फिक्रिया है और हुकूमत के लिए ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है और पाकिस्तान की मईशत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। इससे निपटने के लिए मिलजुल के काम। मीर साहब, आप कह रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए हुकूमती इदारों के और आपके दरमियान, तो आप जिम्मेदार हैं, इस वक्त पंजाब में आप बैठे हुए हैं, पाकिस्तान के ताजर तंजीमों के अहम लीड करते हैं तमाम ताजरों को, तो कोई बातचीत हुई है, कोई मैकेनिज्म तय हो रहा है इस मामले पर? देखें, यही तो एक बदकिस्मती है, यही तो रोना है कि ताजरों के साथ तो ये बैठते ही नहीं है। ना जाने क्या खौफ है इन्हें, ना जाने क्या इनके दिल में चोर है। देखें, ताजर जो हैं वो भले ही कोई ताजर जो है वो ज़ाती हैसियत में किसी भी सियासी जमात का सपोर्टर हो, लेकिन बहरहाल वो एक ताजर है
और उस ताजर ने सबसे पहले अपने बिजनेस को देखना है, उस ताजर ने सबसे पहले अपनी दुकान को देखना है, उस ताजर ने सबसे पहले अपने कारोबार को देखना है। ये उसकी तरजीह है, उसकी तरजीह सियासत नहीं है। खुदारा हुकूमतें जो है वो इस चीज़ को समझने की कोशिश करें। वो समझते हैं कि ताजर बरादरी जो है ये शायद उनका वोट और सपोर्ट बैंक नहीं है और शायद इनके वोटर ही नहीं है, लिहाजा इनको जो है वो जितना मर्जी दूर रखो, जितने भी अपना पब्लिक अफेयर्स हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये बात करेंगे तो शायद इनका कोई सियासी एजेंडा होगा, शायद ये इसी गलत फहमी का शिकार होकर ताजरों को बुलाए बैठे हैं और ताजर नुमाइंदों के साथ गाहे बगाए ये मिलने से गुरेजा है। तो मैं आपके टीवी चैनल की वसातत से और आपके प्रोग्राम की वसातत से मैं इनसे दरख्वास्त कर रहा हूँ कि जनाब आप हर सतह पर ताजरों के साथ राब्ते बहाल करें फौरी तौर पे, और इन बहाली का, इन राब्तों की बहाली का मकसद सिर्फ एक है कि हमने मिलजुल कर पाकिस्तान को आगे बढ़ाना है, हमने मुल्क को चलाना है, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें कोई सुर्खाब का पर न लगाएं, हमें कोई ताज ना पहनाएं आप, हमें कोई आपके मीर साहब जो आपके मुतालिबे हैं, इसी मुतालिबे को मद्देनजर रखते हुए जो चीज़ें हैं कुछ ठीक नहीं हो रही हैं, वो मुल्तान के अंदर हैं, तो मैं चाहूँगा वो ख्याल भी जान लें, फिर मजीद आपसे बात करते हैं। मुल्तान में SOPs की खिलाफ वर्जी पर दुकानदारों पर कुछ जुर्माने भी किए गए हैं। माजन यूसुफ हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। माजन, आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल मुल्तान में रही है, दुकानदारों पर ये जुर्माने क्यों हुए? जी, कोरोना SOPs की अगर बात की जाए मुल्तान शहर में, तो मुल्तान शहर में कार्रवाइयाँ तो जारी हैं, लेकिन जो SOPs हैं उन पे अमल दरामद होता हुआ उस तरह से नज़र नहीं आ रहा। आज की अगर कार्रवाइयों की बात की जाए मजमूई तौर पे, तो आज जो है वो 8 से ज़ायद जो है वो बसें और इसके साथ साथ 7 दुकानदारों को जो है वो गिरफ्तार किया गया और 81,000 रुपये का जो है वो जुर्माना भी आयद किया गया है। मजमूई तौर पे मास्क के इस्तेमाल की अगर बात करें तो शहरियों की जानिब से इस पर पूरी तौर पे अमल दरामद होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। दुकानों पे भरपूर अंदाज में रश लगा हुआ है। समाजी फासले की अगर बात करें तो आप मेरे पीछे जो है वो इस वक्त देख सकते हैं समाजी फासला आपको कितना नज़र आ रहा होगा। 8 बजे का फैसला वैसे तो ठीक है, पर आप काम भी उसी वक्त शुरू होता है तो दुकानदार कैसे 8 बजे बंद करेगा? हुकूमत से बस यही डिमांड है कि ताजरों को जिंदा रहने दिया जाए और ताजरों को जो है काम करने का मौका दिया जाए। सर, ये 8 बजे का फैसला इन्होंने कर दिया है कि बंदा ये कहे कि भाई 8 बजे के बाद कोरोना नहीं आता। असल ऐसे कारोबार भी हैं जो 8 बजे के बाद शुरू होते हैं, कस्टमर 8 बजे के बाद आता है, वो बेचारे कहाँ जाएं? तो यही सूरत हाल है। मुख्तलिफ दुकानों पे जो है वो शहरियों की जानिब से एहतियात उस तरह से नहीं की जा रही जिस तरह से हुकूमत कह रही है और मास्क का इस्तेमाल उस तरह से नहीं किया जा रहा। माजन यूसुफ हमें मुल्तान की सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। 2 मामलात हैं, एक तो SOPs का ख्याल जो जैसे दुकानदारों ने पिछले साल शुरू किया था मीर साहब, वो नहीं हुआ। दूसरी जानिब ये एक जुर्मानों का और गिरफ्तारियों का मामलात हैं। तो अब इन चीज़ों को ख़त्म करना बड़ा ज़रूरी है कि दुकानदार ताजिर अपनी जिम्मेदारी अदा करें और हुकूमत इन मामलात में कुछ नरमी करे। देखें जी, ताजर जो हैं वो तो जिम्मेदार हैं, जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं, चलें कहीं कम हो रही होगी कहीं ज़्यादा, लेकिन ये बुनियादी SOP गलत है। हम तो बार बार ये कह रहे हैं दुकानों को महदूद वक्त के लिए खोलना, ये SOP ही गलत है कि 6 बजे बंद कर दें या 8 बजे बंद कर दें। भाई क्यों? भाई दुकानों को हम महदूद वक्त के लिए क्यों खोल रहे हैं? हम इसको लामहदूद वक्त दें। SOP तो यार ये होना चाहिए मेरे भाई कि जो शख्स दुकान 18 घंटे नहीं खोलेगा उसका चलान होगा, उसका जुर्माना होगा। भाई रश के असबाब तो आप खुद पैदा करते हैं, वजह आप खुद बनते हैं, आपका SOP बनता है। तो पहली बात तो ये है कि हम इस SOP को कोरोना वायरस को लेकर कि जहां का बुनियादी SOP है कि हमने भीड़ और रश इकट्ठा नहीं होने देना, ये SOP उस भीड़ मैं जाती हैसियत में मैं आपके इस मौक़िफ़ की बिल्कुल तायद करता हूं कि 8 घंटे में अगर 100 लोग आ रहे हैं ग्राहक, तो वो 16 घंटे खुली दुकान में अगर 100 लोग आएंगे तो यकीनी तौर पर रश नहीं होगा। हुकूमत को शायद इस SOP के ऊपर क्यों अमल दरामद करवाना है, इसकी लॉजिक साल पूरा, क्योंकि 23 मार्च से शुरू हुआ था ये लॉकडाउन और आज फिर 24 मार्च आ गया। 1 साल में मेरी समझ में ये कम अज़ कम नहीं आया। बहुत शुक्रिया नईम मीर साहब हमारे साथ ताजिर रहनुमा मौजूद थे। अब एहतियात बहुत लाजिम है, एहतियात करेंगे तो अपने आप को और दूसरों को आप महफूज रख सकते हैं इस कोरोना वबा से। मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।